हेलो डियर एस्पिरेंट्स, इजोटी साइंस में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन, ग्रुप डी एंड आरआरबी जेई इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इससे पहले मैं आपको ये 4 टॉपिक्स पर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज प्रोवाइड कर चुका हूँ। वो वीडियोस आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे हम वीडियो बना चुके हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पे बना चुके हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे मैंने आपको क्लास प्रोवाइड कर दी, और एक्सक्रीटरी सिस्टम पर भी आपको क्लास मैंने प्रोवाइड कर दी। तो ये चारों इम्पोर्टेंट सिस्टम हैं, बायो की 4 इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इनको आप ज़रूर देखना इस वीडियो को वॉच करने से पहले। तो इस लेक्चर को आपको एंड तक अटेंड करना है, अच्छे से करना है। यहाँ पर मैं 25 द मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपके सामने डिस्कस करूँगा, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश एंड इन हिंदी। बाइलिंगुअल रहेगा वीडियो, क्योंकि यहाँ पर हिंदी मीडियम के बच्चे भी होते हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी होते हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक तरीके से हम चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, आर्ट्स के बच्चे भी होते हैं और साइंस के बच्चे भी होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। तो साइंस के बच्चा तो इतनी बेसिक चीज़ें होती है आसानी से समझ जाते हैं, बट आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो चीज़ों को आसानी से नहीं समझते हैं। ठीक है, तो उनके लिए मैं बहुत बेसिक लेवल से चीज़ों को समझाऊंगा ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र पर यानी कि नर्वस सिस्टम पर आज हमारे ये 25 द मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहेंगे। तो होपफुली कि आपके पास नोटबुक हो, पेन हो, ताकि आप नोट भी करते रहें और चीज़ों को समझते रहें। ठीक है, हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो चलते हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है कि विच इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। मतलब नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट क्या है, कार्यात्मक इकाई क्या है तंत्रिका तंत्र की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर पर आने से पहले आप एक चीज़ समझिए। आपने एक चीज़ तो सुनी होगी कि जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी सजीव होता है, चाहे वो इंसान है या कोई जानवर है, कोई चींटी है, ठीक है, या अदर एनिमल्स हैं या फिर प्लांट्स हैं, इन सब की बॉडी किसकी बनी होती है भैया? इन सब की बॉडी बनी होती है सेल की। तो जो सेल होता है ना, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट है, जो पूरा फंक्शन परफॉर्म करता है यहाँ पे, वो क्या है? एक्सॉन है क्या? नहीं। सिनैप्स है क्या? नहीं। डेंड्राइट है क्या? नहीं। न्यूरॉन है क्या? यस। तो यहाँ पर न्यूरॉन क्यों है इसका सही आंसर। देखो, एक्सॉन हो गया, साइनैप्स हो गया, डेंड्राइट हो गया, न्यूरॉन हो गया, नो डाउट कि ये सारे नर्वस सिस्टम के ही पार्ट्स हैं, बट इसमें जो न्यूरॉन है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। न्यूरॉन विल बी राइट आंसर। न्यूरॉन जो है वो सेल्स होती हैं छोटी छोटी, और न्यूरॉन नाम की जो सेल्स होती हैं इनसे मिलकर के पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक है, जैसे एक मकान होता है, उसमें कमरे होते हैं, तो वो कमरों की जो दीवार होती है, उनकी जो बेसिक यूनिट होती है ना, वो ईंट होती है, ब्रिक होती है। ब्रिक से मिल करके पूरी बिल्डिंग खड़ी हो गई। तो ब्रिक जो काम वहाँ पे कर रही है पूरी बिल्डिंग में, वही काम यहाँ पर न्यूरॉन कर रहा है नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो पूरी न्यूरॉन से मिलकर के क्या बनता है? आपका नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक है, ये इसकी सबसे छोटी सेल्स होती है, या यूं कहें फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, किसकी? नर्वस सिस्टम की। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड पोस्चर। देखो, जैसे मैं भी इस पोस्चर में बैठा हूँ, है ना। पोस्चर मतलब किस आसन में आप बैठे हुए हो। ठीक है, चाहे आप सो भी रहे हो या आप चल रहे हो, तो किस पोस्चर में चल रहे हो, कैसे आप अपनी बॉडी को बैलेंस करके चलते हो। ऐसा तो है नहीं कि चलते चलते आप ऐसे ही गिर जाओगे, नहीं है ना ऐसा। तो आप एकदम अपनी बॉडी को ना बैलेंस्ड करके चलते हो,
पूरा बैलेंस बना करके चलते हो। तो ये जो बैलेंसिंग का काम है ना, ये जो संतुलन का काम है, ये मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो आसन को नियंत्रित करता है, मतलब उसके संतुलन को क्या करता है, नियंत्रित करता है, उसके बैलेंस को कंट्रोल करता है। सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला या पोन्स, इन चारों में से कौन सा पार्ट है आपके कह सकते हैं नर्वस सिस्टम या ब्रेन का, जो आपके पोस्चर को, जो आपके आसन को क्या करता है, नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। क्या हो जाएगा? सेरिबेलम हो जाएगा। तो सेरिबेलम मस्तिष्क का, ब्रेन का वो पार्ट होता है जो आसन को यानी कि पोस्चर को क्या करता है, नियंत्रित करता है, बैलेंस करता है। ठीक है। द सेरिबेलम हेल्प्स अस वॉक स्ट्रेट। देखिए, हम बिल्कुल सीधे चल पा रहे हैं, या हम स्टैंड प्रॉपरली सही से खड़े हो पा रहे हैं, एंड कीप आवर बैलेंस, और अपने बैलेंस को बनाए रखते हैं। तो इफ़ इट डज नॉट वर्क, अगर सेरिबेलम काम करना बंद कर दे तो अ पर्सन में स्टेगर और लॉस बैलेंस वाइल वॉकिंग। अगर हमारे ब्रेन का सेरिबेलम काम करना छोड़ दे तो हम चलते चलते गिर जाएंगे, हम बैलेंस को क्या कर देंगे, खो देंगे अपने। हमारा बैलेंस को कंट्रोल करने वाला जो पार्ट है, अगर वो डैमेज हो गया या उसमें कोई दिक्कत आ गई तो हम अपनी बॉडी को अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाएंगे वाइल वॉकिंग, वॉक करते टाइम या खड़े होते टाइम। ठीक है, स्ट्रेट खड़े होते टाइम हम क्या करेंगे, लड़खड़ाने लग जाएंगे। तो यहाँ पर सेरिबेलम जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके ब्रेन का, जो आपके पोस्चर को क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स कॉल्ड? दो न्यूरॉनों के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? अब मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको क्या समझाया कि जो न्यूरॉन होते हैं ना, न्यूरॉन को हम नर्व सेल भी कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिका, और ये तंत्रिका कोशिका ही होती है, नर्व सेल ही होती है जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी की, सबसे लंबी सेल होती है। आपने कुछ इस तरीके का, कभी न कभी इस तरीके का डायग्राम देखा होगा अपने एनसीईआरटी की बुक में, जब आप 9th-10th में पढ़ रहे होते हो। ठीक है, तो उस टाइम की बात है ये। तो यहाँ पर आप देखिए, दो न्यूरॉन के बीच की जगह को हम कहते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं या सिनैप्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सिनैप्स होता है, ये दो न्यूरॉन के बीच की जो जगह होती है, एक न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होती है, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफ़र होती है, तीसरे से चौथे में ट्रांसफ़र होती है, और इस तरीके से पूरे ब्रेन में ट्रांसफ़र होती है, पूरे नर्वस सिस्टम में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, इसीलिए इसको फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है न्यूरॉन को। तो दो न्यूरॉन के बीच की जगह साइनेप्स है। मतलब मान लो ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है, तो यहाँ से यहाँ तक इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो पहुँचती है, केमिकल की फॉर्म में पहुँचती है। किसकी फॉर्म में पहुँचती है? केमिकल की फॉर्म में पहुँचती है। ठीक है, तो साइनेप्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइनेप्स इज अ टाइनी गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के बीच का जो माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, माइक्रोस्कोपिक गैप है ना, एकदम सूक्ष्म सी जगह होती है, बहुत छोटी जगह होती है, जहाँ से इंफॉर्मेशन केमिकल की फॉर्म में दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है, उस जगह को साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच की जगह को, वेयर द सिग्नल पासेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर विद द हेल्प ऑफ स्पेशल केमिकल्स। कुछ स्पेशल केमिकल्स होती हैं जिनकी फॉर्म में ये इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल में, या एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाते हैं। ठीक है, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाते हैं। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है वो है कि विच नर्व कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम आइज टू ब्रेन। हमारी आंखों से हमारी ब्रेन तक इंफॉर्मेशन यानी कि संदेशों को पहुंचाने वाली नस कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्टिक नर्व। क्या हो जाएगा? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करता है कि जो संदेश होते हैं, मैसेजेस होते हैं, उनको हमारी आंखों से हमारी ब्रेन, हम किसी चीज़ को देखते हैं, उसकी जो इमेज है, जो पिक्चर है, वो हमारे ब्रेन में बनती है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑप्टिक नर्व की वजह से।
ठीक है। ऑप्टिक नर्व अगर खराब हो जाएगी तो अंधापन हो जाएगा, क्योंकि ऑप्टिक नर्व अगर खराब हो गई तो जो चीज़ हमारे सामने होगी उसकी इमेज ही नहीं बनेगी हमारे दिमाग में। जब इमेज नहीं बनेगी, कोई पिक्चर नहीं बनेगी, तो हमें पूरा अंधेरा दिखेगा। ठीक है ना, अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है कि ऑप्टिक नर्व जो है ना वो कैरी करती है इमेज सिग्नल को फ्रॉम आइज टू द ब्रेन, आइज से ब्रेन तक, एंड द ब्रेन कन्वर्ट्स दीज सिग्नल्स इनटू पिक्चर्स। ब्रेन जो है इन सिग्नल को पिक्चर्स में कन्वर्ट करके हमको दिखाता है कि हाँ भाई ये राम है, ये श्याम है, ये कृष्ण है ना, और ये रमेश है, ये मोहन है, ये टेबल है, ये चेयर है। ठीक है, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स होती है जिनको हम देख पाते हैं, वो इसी वजह से देख पाते हैं, साइंस के इसी फिनोमिना की वजह से देख पाते हैं। तो ब्रेन कन्वर्ट करता है इन सिग्नल को पिक्चर्स में, है ना। और कोई भी इमेज हमारी आंख के रेटिना पे बनती है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, वी कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, डैमेज टू दिस नर्व कैन कॉज विजन प्रॉब्लम। अगर इस नर्व में कोई डैमेज आ गया, कोई खराबी आ गई, तो हमें विजन में क्या होने लग जाएगी, प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग। हार्ट बीट और ब्रीदिंग दो ऐसे एक्शन है ना, दिल का धड़कना और श्वास को नियंत्रित करना, ये दोनों हमारे हाथ में नहीं है। ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। एक ऐच्छिक क्रियाएं होती है वॉलेंट्री एक्शन, एक अनैच्छिक क्रियाएं होती है इनवॉलेंट्री एक्शन। तो ये जो हार्ट बीट है ये अनैच्छिक क्रिया है, जो हमारी इच्छा से नहीं चलती है, ये कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। अब जैसे मैंने अपने हाथ को लिफ्ट किया ऊपर से, तो ये मेरी इच्छा से हुआ, नीचे किया ये मेरी इच्छा से हुआ, मैंने अपनी गर्दन को इधर से उधर किया ये मेरी इच्छा से हुआ। ये सारे वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जिनके लिए दूसरा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेन का। बट यहाँ पे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो आपकी हार्ट बीट को और आपकी जो ब्रीदिंग है उसको कंट्रोल करता है, वो है आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा। क्या है, मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है ये आपकी हार्ट बीट यानी कि आपकी धड़कन और आपकी ब्रीदिंग यानी कि आपकी जो श्वास लेने की जो गति है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सिंपल है, मेडुला कंट्रोल्स और हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग, इट वर्क्स ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली काम करता है विदाउट अस थिंकिंग, हमारे सोचे बिना। ठीक है, ये काम कर सकता है, एंड वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट। इसके बिना हम सर्वाइव कर सकते हैं क्या, नो नेवर। ठीक है, नहीं कर सकते। विच टाइप ऑफ न्यूरॉन कैरीज मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द CNS। CNS होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर CNS की बात कर रहे हैं। तो कौन सा न्यूरॉन संवेदना अंगों से संदेश CNS तक पहुँचाता है। अब ये संवेदना अंग क्या होते हैं, ये जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं ना, हमारी नोज़ हो गई, हमारी आइज़ हो गई, एयर हो गई, स्किन हो गई, ठीक है, हमारी टंग हो गई, ये सारे जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं, यहाँ से और ब्रेन तक जो संदेशों को पहुँचाने वाला क्या है, न्यूरॉन है। वो कौन सा है, विच टाइप ऑफ न्यूरॉन, तो वो है आपका सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन आपके सेंस ऑर्गन से आपके ब्रेन तक मैसेजेस को पहुंचाता है। जैसे यहाँ पर कोई चीज़ चुभ गई तो यहाँ से, या कोई गर्म चीज़ लग गई तो उस मैसेज को मेरे ब्रेन तक कौन पहुंचाएगा, सेंसरी न्यूरॉन। और ब्रेन से हमारे सेंस ऑर्गन तक, हमारी बॉडी तक जो न्यूरॉन संदेशों को पहुंचाता है वो मोटर न्यूरॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कैरी सिग्नल्स फ्रॉम पार्ट्स लाइक द आईज, एयर्स, नोज एंड स्किन टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ही आपका CNS बनता है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टच समथिंग हॉट, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने कोई गर्म चीज़ टच की तो सेंसरी न्यूरॉन सेंड्स द मैसेज क्विकली। तो सेंसरी न्यूरॉन आपके ब्रेन तक इस मैसेज को भेज देगा कि आपके हाथ में कोई गर्म चीज़ लगी है या आपका हाथ किसी गर्म चीज़ से टच हुआ है, और आप तुरंत उसको हटा देते हो। क्लियर है ये चीज़। विच केमिकल हेल्प्स ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस अक्रॉस साइनेप्स। कौन सा रसायन सिनेप्स के पार तंत्रिका आवेग पहुंचाने में मदद करता है। मैंने बोला ना, दो न्यूरॉन के बीच की जगह क्या होती है, साइनेप्स। तो साइनेप्स के पार जो दूसरा न्यूरॉन होता है, ठीक है भाई, ये पहला न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, बीच का गैप क्या हो गया आपका, साइनेप्स हो गया। तो
इसके पार जो दूसरा न्यूरॉन है, यहाँ से यहाँ तक जो आपका इम्पल्सेस पहुँच रहे हैं, इम्पल्सेस मतलब जो सूचनाएं हैं, मैसेजेस हैं, ठीक है, वो जो पहुँच रहे हैं, वो जो कौन सा रसायन सिनेप्स के पार तंत्रिका आवेग, यानी कि तंत्रिका आवेग मतलब क्या हो गया, नर्व इम्पल्सेस को पहुंचाता है ना, सूचनाओं को पहुंचाता है। तो यहाँ पर कौन सा केमिकल होता है, यहाँ पे होता है आपका एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन वो केमिकल है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, मैसेजेस को केमिकल की फॉर्म में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाता है, ठीक है ना। तो एसिटिल कोलाइन जो होता है ये एक केमिकल होता है जो मैसेजेस को न्यूरॉन्स के बीच में क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, इट आल्सो हेल्प्स ब्रेन सिग्नल्स रीच द मसल्स। ये ब्रेन के सिग्नल्स को ना मसल्स तक भी पहुंचाने का काम करता है, हमारी मांसपेशियों तक पहुंचाने का काम करता है। मतलब मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें भी ये एसिटिल कोलाइन नाम का जो केमिकल है वो हेल्प करता है, जिसकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं या अपने पूरी बॉडी को मूव कर पाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। देखो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स होती है। क्रेनियल नर्व्स जो हमारे डायरेक्टली खोपड़ी से या यूं कहें हमारी पूरी ब्रेन से निकलने वाली जितनी भी नसें हैं, नर्व्स हैं, उनको क्रेनियल नर्व कहते हैं। कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, कपाल तंत्रिकाएं जो हमारी कपाल स्कल से निकलने वाली नर्व्स होती हैं, तो 12 जोड़ी क्या होती है हमारे पास, क्रेनियल नर्व्स होती है। कितनी जोड़ी होती है, 12 जोड़ी। अच्छा, इनका काम क्या होता है भाई, क्रेनियल नर्व्स डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से डायरेक्ट आती हैं, ठीक है, नॉट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से नहीं, कहाँ से, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली, स्पाइनल कॉर्ड मतलब जो आपका पीछे का जो हिस्सा है, रीढ़ की हड्डी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, इससे निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं उनको स्पाइनल नर्व कहते हैं, और खोपड़ी से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं उनको क्रीनियल नर्व कहते हैं। तो क्रीनियल नर्व्स जो होती है ना, ये कौन सी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है, हमारी हेड की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, और हमारे फेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, फेस की, हमारी आइज़ की, और हमारी नोज़ की, हमारी टंग की, जितने भी काम होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, उन सबको कंट्रोल करता है। और ह्यूमंस में 12 जोड़ी यानी 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। विच नर्व इज लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट नर्व, नस कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया साइटिक नर्व। क्या हो जाएगा, साइटिक नर्व हो जाएगा। ये साइटिक नर्व जो होती है हमारी बैक से और हमारे पैर का जो तलवा है ना, पैर का जो तलवा है वहाँ तक होती है, इतनी लंबी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। साइटिक नर्व इज़ द लॉन्गेस्ट नर्व इन आवर बॉडी, इट स्टार्ट्स इन द लोअर बैक, जो हमारी लोअर बैक होती है वहाँ से ये शुरू होती है और फुट तक, डाउन टू द फुट, हमारे जो फुट का जो हमारे पैर का जो तलवा होता है वहाँ तक होती है। अगर ये डैमेज हो जाती है तो इट कैन कॉज स्ट्रॉन्ग लेग पेन, तो हमें पूरा लेग पेन होने लगता है। इस बीमारी को कहते हैं, क्या बोलते हैं इस बीमारी को, साइटिका। क्या बोलते हैं, साइटिका नाम का डिजीज हो जाना, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज लार्जेस्ट इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सेरिब्रम, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेरिब्रम, जो कि किसको कंट्रोल करता है, हमारी सोचने की जो क्षमता है, थिंकिंग, हमारी लर्निंग, हमारी मेमोरी, कितना हम याद कर पाते हैं कितना नहीं, हमारे जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस हैं, मतलब ऐच्छिक क्रियाएं जो हमारी इच्छा से होती हैं, उनको वी चूज टू डू, उनको हमें करना है या नहीं करना है, ऐसी क्रियाओं को वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। इन सबको कौन कंट्रोल करता है भैया, सेरिब्रम कंट्रोल करता है, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। विच इज़ द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दिमाग और रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा परत कौन सी है, कौन सी है भाई सुरक्षा कवच। पहला ऑप्शन है माइलिन शीथ, दूसरा है मेनिंजिस, तीसरा है एक्सॉन और चौथा है डेंड्राइट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेनिंजिस। क्या हो जाएगा, मेनिंजिस, ठीक है। जिसकी वजह से
अगर हमें कोई चोट भी लग जाती है सर वगैरह में, तो ये मेनिंजिस क्या करती है, हमारा जो ब्रेन है उसको बचा देती है। ये एक प्रोटेक्टिव जैकेट की तरह होती है, जैसे आप ठंडियों में जैकेट पहनते हो तो वो आपको ठंड से बचाती है, ऐसे ही हमें बाहरी आघातों से बचाती है। ये मेनिंजिस नाम की जो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं ब्रेन के बाहर और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर, ये इंजरी से हमको बचाती है, सेफ करती है और किसी इन्फेक्शन से बचाती है। ठीक है। विच फ्लूइड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम शॉक्स। कोई भी शॉक हमें लग जाता है, जैसे किसी को बिजली का शॉक लग जाना, है ना, कौन सा द्रव दिमाग और रीढ़ की हड्डी को झटकों से बचाता है। तरह तरह के झटके लगते हैं, ठीक है, तो ये झटकों से बचाने का काम कौन करता है हमें, ये करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है ना, क्या करता है, हमें झटकों से बचाता है, शॉक से बचाता है। ये एक फ्लूइड होता है और इस फ्लूइड का नाम क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल। सेरेब्रोस्पाइनल नाम का फ्लूइड जो है ये दिमाग को और रीढ़ की हड्डी को झटकों से बचाने का काम करता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको कि CSF कहते हैं, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। शॉक एब्जॉर्बर मतलब जो झटके लगते हैं ना उसको, उसका अवशोषक होता है। ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, और उनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, उनको पोषण भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है इसमें। विच इज़ द फास्टेस्ट रिफ्लेक्स एक्शन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में ना रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन जैसे किसी ने मुझे टच किया तो मैंने रिएक्ट किया, भाई किसने मुझे टच किया, तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। मेरा हाथ किसी गर्म चीज़ पे गया, मैंने तुरंत अपना हाथ हटाया, ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। छींकना ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। आँख का झपकना ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। कफिंग, खांसना ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। नी जर्क, घुटने में कोई झटका पड़ना ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ये चारों यहाँ पर एक्शंस दिए हैं, इसमें से सबसे तेज रिफ्लेक्स एक्शन कौन सा है, आँख का झपकना, पलक का झपकना, कितनी जल्दी से हम पलक को झपकते। ब्लिंकिंग ऑफ आईज इज द फास्टेस्ट रिफ्लेक्स एक्शन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में सबसे फास्टेस्ट जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो पलक का झपकना होता है। और ये रिफ्लेक्स एक्शन हमको किससे बचाता है भैया, कि हमारी आंख में कोई धूल का कण ना चला जाए, हमें तेज रोशनी से बचाता है जो हमारी आंख को डैमेज कर सकता है। तेज रोशनी मेरे आंख में आएगी तो मैं तुरंत अपनी पलक को झपकाऊंगा, ये ऑटोमेटिकली होगा। ऐसा नहीं है कि मैं सोच समझ के पलक झपकाऊंगा कि कितना प्रकाश है मेरे सामने, है ना, या कितनी धूल जा रही है मेरे अंदर। जैसे ही मुझे दिखे कि आसपास में धूल उड़ रही है तो ऑटोमेटिकली ये जो है पलक में झपका दूंगा, आँख को बंद कर दूंगा। ब्लिंकिंग ऑफ आइज कहते हैं इसको। और ये सबसे फास्टेस्ट रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो हमको बचाता है किससे, आइज फ्रॉम डस्ट एंड ब्राइट लाइट, है ना, इससे बचाता है। एंड इट हैपन्स सो फास्ट दैट वी डोंट नोटिस इट। ये इतना तेजी से होता है कि हम नोटिस भी नहीं करते कि हमने कितनी बार पलक झपका दी और कितनी बार खोल दी, कितनी बार बंद कर दी और कितनी बार खोल दी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी स्टोरेज। दिमाग का कौन सा भाग याददाश्त के लिए जिम्मेदार होता है, कौन सा भाग याददाश्त के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो कौन सा भाग जिम्मेदार होता है भैया, ऑप्शन ए है सेरेब्रम, मेडुला, हिप्पोकैम्पस या पोन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिप्पोकैम्पस नाम का जो भाग है, पार्ट है ब्रेन का, ये हमारी मेमोरी के लिए क्या करता है, काम करता है। हिप्पोकैम्पस वर्क्स लाइक अ मेमोरी कार्ड ऑफ द ब्रेन। मेमोरी कार्ड की तरह ये काम करता है हमारे ब्रेन में। स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज, है ना। हम इंफॉर्मेशन को क्यों स्टोर करते हैं अपने ब्रेन में, अपनी मेमोरी में, ताकि हम फ्यूचर में उस इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट कर सकें, उसका यूज कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए जो हिप्पोकैम्पस है वो बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, विच नर्व कंट्रोल्स द डायफ्राम फॉर ब्रीदिंग। रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको। डायफ्राम होती है एक मसल जो कि आपके दोनों फेफड़ों के नीचे होती है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, जब हवा भरती है फेफड़ों में कॉन्ट्रैक्ट करता है, हवा बाहर जाती है रिलैक्स करता है। तो सांस लेने के लिए डायफ्राम को कौन सी नस नियंत्रित करती है, तो यहाँ पर 4 तरह की नर्व्स दे रखी है, वेगस नर्व, आपकी फ्रेनिक नर्व, ऑप्टिक नर्व या साइटिक नर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेनिक नर्व। कौन सा हो जाएगा, फ्रेनिक नर्व इज द राइट आंसर।
फ्रेनिक नर्व वर्क्स लाइक एन इलेक्ट्रिक वायर फॉर द ब्रीदिंग मशीन, जिसको डायफ्राम कहते हैं, जो बताता है व्हेन टू कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हेन टू रिलैक्स, व्हेन टू कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हेन टू रिलैक्स, कब आपको रिलैक्स करना है, कब आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये बताता है डायफ्राम को। कौन? फ्रेनिक नर्व इस तरीके से कंट्रोल करता है उसको। क्लियर है? विच डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम इज अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, इसमें से वॉलेंट्री मतलब जो स्वेच्छा से होने वाली क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करने वाला कौन सा भाग है? ये कौन सा नर्वस सिस्टम का कौन सा डिवीज़न है, कौन सा भाग है, कौन सा पार्ट है जो स्वेच्छा से किए जाने वाले कामों को नियंत्रित करता है? पहला है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डियर एस्पिरेंट्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नाम से पता चल रहा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होगा या सोमेटिक नर्वस सिस्टम होगा, इसको आपको तय करना है भाई, क्या होगा। देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तो जो स्वेच्छा से न किए जाने वाले काम हो, मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं, जैसे हार्ट बीट है ना, ब्रीदिंग है, वो खाने का डाइजेशन है, ये अपने आप चल रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है, हम तो बाहर से कोई एफर्ट नहीं लगा रहे। बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे मैंने अपने हाथ को लिफ्ट किया फिर नीचे डाउन किया, ठीक है, अपनी गर्दन को इधर उधर मूव किया, ये सब कौन सा नर्वस सिस्टम करता है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शंस लाइक वॉकिंग, हमारा चलना, राइटिंग, हमारा लिखना, स्पीकिंग, हमारा बोलना, हमें क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब हमारे कंट्रोल में है, वॉलेंट्री एक्शन के अंदर आता है। वॉकिंग, कहाँ चलना है, कैसे चलना है, कितना चलना है, ये भी हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। स्पीकिंग, राइटिंग, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, तेज लिखना है, आराम से लिखना है, ये सब हमारे कंट्रोल में, ये भी वॉलेंट्री एक्शन है, मतलब ऐच्छिक क्रियाएं हैं जो हमारी इच्छा से होती है। तो ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा क्या होता है? कंट्रोल होता है भैया। विच डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन, अब जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करने वाला यहाँ पर कौन सा भाग है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो राइट आंसर विल बी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नाम से पता चल रहा है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो क्रियाएं ऑटोमेटिकली चल रही हैं, खाने का डाइजेस्ट होना, है ना, आपकी हार्ट बीट, आपके हृदय का धड़कना, ये सब एक्टिविटीज़, हार्ट बीट, डाइजेशन, स्वेटिंग, पसीने का आना, पसीना भी तो अपने आप ही आता है, हम कोई एफर्ट लगाते हैं क्या? अब आप बोलोगे सर हम एक्सरसाइज करते हैं, एफर्ट लगाते हैं तब पसीना निकलता है, नहीं, कभी कभी तो ऐसे बैठे बैठे भी पसीना निकल जाता है बिना किसी एक्सरसाइज के, है ना, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस है जिनको कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, ब्रेन का कौन सा पार्ट बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मतलब नियंत्रित करता है? सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस, मेडुला या आपका सेरेब्रम, कौन सा पार्ट है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को स्टेबल रखने का काम करता है। What is the condition called when brain cells die due to lack of blood supply? कभी कभी ब्रेन में ना ब्लड की सप्लाई कम होती है, कमी आ जाती है ब्लड की, जब खून की आपूर्ति न होने से दिमाग की कोशिकाएं मर जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसको क्या माइग्रेन कहते हैं, उसको क्या स्ट्रोक कहते हैं, उसको क्या मिर्गी, है ना, एपिलेप्सी कहते हैं, या पैरालिसिस कहते हैं, लकवा कहते हैं। ये जितनी भी कंडीशंस हैं ना ये सारी ब्रेन से रिलेटेड हैं, ठीक है, ये सारे ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्ट्रोक। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक। जब ब्लड की सप्लाई रुक जाती है ना ब्रेन में, मतलब रुक नहीं जाती है, मतलब कमी हो जाती है ब्लड की सप्लाई की, कम ब्लड जाता है, जितना जाना चाहिए उतना नहीं जाता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक अकर्स कब होता है? व्हेन द ब्लड फ्लो टू पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टॉप्स, ब्रेन में ब्लड का जाना रुक जाता है, जिससे क्या होता है? सेल डेथ, सेल मर जाती है, और प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है? पैरालिसिस या स्पीच लॉस। जो लकवा वाला आदमी होता है ना वो अपनी जो स्पीच है उसको लॉस कर लेता है, बोलने में लड़खड़ाने लगता है, या बोलने में दिक्कत आती है, या जो पार्ट पैरालाइज हो गया है
उसमें ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, ब्रेन से उसका कांटेक्ट टूट जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हमने क्या कहा भैया, स्ट्रोक कहा, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट ट्रेवल्स थ्रू अ न्यूरॉन कॉर्ड। न्यूरॉन में चलने वाले जो विद्युत संकेत होते हैं जो कि केमिकल की फॉर्म में एक नर्व से दूसरे नर्व में जाते हैं, उन विद्युत संकेतों को क्या कहते हैं, तो इनको कहा जाता है भाई नर्व इम्पल्स। क्या बोला जाता है इनको, नर्व इम्पल्स, तंत्रिका आवेग, आवेग कहा जाता है। इन विद्युत संकेतों को, जो न्यूरॉन में चलने वाले जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं, इनको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहा जाता है, नर्व इम्पल्स या नर्व या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी कहा जाता है, विद्युत आवेग, ठीक है। आई होप ये समझ गए होंगे आप। नर्व इम्पल्स इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी इन अ वायर कैरिंग ब्रेन मैसेजेस थ्रू न्यूरॉन्स, ठीक है। दिमाग का सबसे छोटा भाग कौन सा है, विच इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेरेबेलम, ठीक है। और सबसे बड़ा क्या है, सेरिब्रम, ठीक है। सेरिबेलम कंट्रोल्स बैलेंस एंड पोस्चर हेल्पिंग यू स्टैंड एंड मूव प्रॉपर्ली। ये मैं पिछली स्लाइड में भी आपको समझा चुका हूँ। सेरिबेलम जो है कंट्रोल करता है बैलेंस को, पोस्चर को, और आप सही से खड़े हो सके, सही से प्रॉपर्ली आप मूव कर सके, इसके लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, और साथ ही ये ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट होता है, ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम, मेन फंक्शन क्या है इसका, तो इसका जो मेन फंक्शन है वो है संतुलन और समन्वय, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इज द मेन फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, ठीक है। ये हो चुका है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इमोशंस। अच्छा, इमोशंस क्या होते हैं, भावनाएं। जैसे कोई आपको इमोशनल स्टोरी सुना रहा हो, ठीक है, तो आप उसमें क्या हो जाते हो, इमोशनल से हो जाते हो, न्यूट्रल से हो जाते हो, ना हंस रहे हो ना रो रहे हो, ठीक है। किसी किसी के चलो आंसू भी आ जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, तो उस टाइम पे आपके ब्रेन का ना हाइपोथैलेमस वाला पार्ट जो है वो एक्टिव हो जाता है, ये उस समय कंट्रोल करता है आपके इमोशंस को। हाइपोथैलेमस नाम का जो पार्ट है ये आपके इमोशंस को क्या करता है भैया, कंट्रोल करता है, आपकी भावनाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कौन, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स इमोशंस लाइक एंगर, क्रोध का आना, गुस्से का आना, ये भी तो एक इमोशन है, डर, खुशी, हैप्पीनेस, एलोंग विद बॉडी फंक्शन, साथ में बॉडी के अलग फंक्शंस भी करता है, बट ये जो मुख्य काम है इसके, क्या, इमोशंस को रेगुलेट करना, मतलब नियंत्रित करना, ठीक है। अगला है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग। दिमाग का कौन सा भाग दिल की धड़कन और श्वास को नियंत्रित करता है, तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, मॉड्यूला ऑब्लंगेटा इज द पार्ट विच कंट्रोल्स हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग, ठीक है। हार्ट बीट और ब्रीदिंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। मेडुला वर्क्स ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली स्वतः ही काम करता है ताकि हमारी हार्ट बीट अच्छे से काम करती रहे। लंग्स ब्रीदिंग जस्ट लाइक अ ट्रेन्स ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, जैसे ट्रेन में एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है ना, ऐसे ही हमारे ब्रेन का कंट्रोल ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है ना। जैसे फ्लाइट में भी एक ऑटो पायलट मोड होता है, एक टाइम एक हाइट पर जब फ्लाइट चली जाती है तो पायलट उसको ऑटो पायलट मोड पे डाल देता है, अपने आप चल रही होती है वो फिर, ठीक है। ऐसे ही ये भी इसी तरीके से काम करता है, ऑटोमेटिकली काम करता है, अपने आप काम करता है, और हमारा जो हार्ट है, हमारी जो ब्रीदिंग है, इन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, ये मेडुला ऑब्लंगेटा जो है इसको कंट्रोल करता है। होपफुली आप इसे समझ गए होंगे। विच नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इस वीडियो के एक पॉइंट पर मैंने ये बात आपको बताई कि दिमाग और रीढ़ की हड्डी से कौन सा नर्वस सिस्टम बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसका आंसर भैया आपको देना है कॉमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए कि आपने यहाँ तक क्लास को देखा या नहीं देखा। बस इसी पर्पज़ से मैंने ये बताया कि आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन एस्पिरेंट्स के साथ जो तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, ठीक है। और इससे पहले की जो मैं 4 क्लासेस दे चुका हूँ, ठीक है, उनको भी आप अच्छे से देखिए, वॉच करिए, नोट्स बनाइए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप अच्छे से रिवीजन कर सके। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट और फ्रेश क्लास के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।